या उनको बंद करना नहीं आता। हमने देश की आज़ादी के लिए किया था, हमें देश की आज़ादी को बचाने, देश के किसानों की भी जान जानी चाहिए। ये तो इंशाल्लाह सियासत में भी कदम रखा जाएगा। आज आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराते हैं जो कि सिर्फ मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र में एक बड़ा नाम है, एक बड़ी मोतबर शख्सियत है, जो कि पीर साहब मखदूम चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। वहीं हज़रत मखदूम शाह बाबा दरगाह के भी ट्रस्टी हैं और साथ ही साथ हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी हैं। इन दोनों दरगाहों की जो अहमियत है वो पूरी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। और इन दोनों दरगाहों पे दुनिया भर के ज़ायरीन अक़ीदत के साथ में यहाँ आते हैं और सलामी देकर जाते हैं और अक़ीदत के साथ में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करते हैं। इन दोनों दरगाहों के जो ट्रस्टी हैं वो है जनाब सोहेल खंडवानी साहब, आज हमारे साथ मौजूद हैं। जब इन दोनों दरगाहों का नाम आता है तो सोहेल खंडवानी साहब से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता होती है, पूरी मिल्लत की, इंसानियत की, सारे अक़ीदतमंदों की। और जब ऐसी शख्सियत पर इल्ज़ामात लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमें फ़िक्र और तशवीश में भी मुब्तला होना पड़ता है। आज इसी फ़िक्र और तशवीश के साथ में हमें सोहेल खंडवानी साहब के दर पे पहुंचना पड़ा है। जैसे कि मैंने बात की अपनी शुरुआती बातों में, जो बात की मैंने कि आप जैसी शख्सियत जिसका एक बहुत बड़ा नाम है और लोगों की बहुत सारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं और रहेगी, और जब आपके साथ में जब इल्ज़ामात लगते हैं तो हमें बड़ी फ़िक्र होती है कि भाई आखिर क्या बात है कि सोहेल खंडवानी की शख्सियत और इस तरह के काम। सबसे पहले तो हमें ताज्जुब इस बात पे हुआ कि जो आप पर इल्ज़ाम लगा या दरगाह पे इल्ज़ाम लगा, मैं समझता हूँ कि दरगाह पर डी कंपनी का साया, तो आपके इंटरनेशनल डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ में क्या ताल्लुकात हैं? आपको ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई कि दाऊद भाई की आपको ज़रूरत पेश आ गई? मैं सबसे पहले सवाल आपसे ये चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपसे शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इतनी खैर और कंसर्न से इधर आए। आप ये सब्जेक्ट कुछ टाइम से कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे प्रेस है जो प्रेस का एक रिस्पेक्ट नहीं रखते हुए, कुछ ऐसे सोशल मीडिया के प्रेस वाले हैं, कुछ लोगों के साथ में मिल गए जिनका कोई ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ना सोशल बैकग्राउंड, ना इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ना फैमिली बैकग्राउंड, कुछ भी इश्यूज़ निकालना और माहीम दरगाह को कैसा डिफेम करना, हमारे कोई ताल्लुक़ दाऊद से या उनकी कंपनी से ज़रा भी नहीं है। और ये इतनी शर्म की बात है कि एक कम्युनिटी को डैमेज करना और एक दरगाह शरीफ को बोलना कि दरगाह शरीफ पे भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम का साया, तो ये एक बहुत गलत मैसेज लोगों में भेज रहा है। और मुझे वो लोग लिंक करते जो कि सरासर गलत है और हमारे कोई कॉन्टैक्ट ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारी ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म एक ह्यूमैनिटी का प्लेटफॉर्म है। यहाँ हर तबके का आदमी, हर तरीके का आदमी, हर जेंडर का आदमी, हर पॉलिटिकल का पार्टी का आदमी हमारे साथ में राब्ते में है। और हम लोग यही फिक्र में है कि अपनी कम्युनिटी नहीं बल्कि सोसाइटी तक हम कैसा अपने आप को रीच करें। सोहेल खंडवानी साहब, आज से काफ़ी सालों पहले सामना में एक लेख लिखा था कि भाई माहिम के समंदर में हिरवा झंडा, तो क्या वजह थी कि सामना को इस तरह की ये लघु बातें या इस तरह का बयान देना पड़ा या इस तरह लिखना पड़ा? आखिर क्या वजह है? ये मुसलमानों के साथ में दुश्मनी, तासुब या क्या बात थी, या कोई सियासी रंग देना चाहते थे इसको? अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है कि हर जगह पे एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाता है। ये जो आपने जिक्र किया हरे झंडे की, जो माहिम दरगाह शरीफ के बैक साइड के ऊपर लगभग 50 या 70 मीटर के तरफ एक छोटा सी एक चिल्ला है जिसमें ख्वाजा खिदर हयातुन नबी मखदूम शाह बाबा को इल्म हासिल करने के लिए वहाँ बुलाते थे और वहाँ एक बैठक थी उनकी। तो वहाँ एक छोटा सी एक चिल्ला बना था, वो चिल्ले को हमने वक़फ़ बोर्ड में रजिस्टर किया। तो जैसा हमने रजिस्टर किया तो उसमें ये सामना ने वो टाइम पे ये टॉपिक निकाला कि दरिया के बीच में हरा झंडा, बल्कि ये आज से नहीं है, 800 साल पुरानी चीज़ है। अगर पुराना भी गवर्नमेंट का अगर बे का रिकॉर्ड देखेंगे या कलेक्टर का रिकॉर्ड देखेंगे और या नेवी का रिकॉर्ड देखेंगे 600-800 साल पहले, तो वो टाइम से ही ये जगह
उधर ऑलरेडी सेट जगह है जो एक चिल्ले के तौर पे मुकर्रर है और आज वक्फ बोर्ड में ये रजिस्टर्ड है। वक्फ बोर्ड की जगह है, बाकायदा इसका रजिस्ट्रेशन है उसमें? वक्फ बोर्ड की जगह है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, उसमें उसके मुतवली अपॉइंटेड है और लेकिन ये सर आज से आपने नहीं, ये तो- 600 साल पुरानी है। रजिस्ट्रेशन तो खैर अभी हुआ होगा, लेकिन वो जगह फिजिकली वहाँ अगर कोई भी आप प्लान देखेंगे, नेवी का प्लान वो टाइम का या बे का प्लान आप देखेंगे, क्योंकि माहिम पूरा एक बे है कुलाबा से माहिम तक, तो वो प्लान अगर उठा के आप देखेंगे 400-500 साल पुराना, तो उसमें ये जगह आपको दिखाई जाएगी। लेकिन सर जब आप ये कह रहे हैं कि ये वक्फ की जगह है और उसको भी आप वक्फ की जगह बता रहे हैं, तो इस दरगाह के अंदर आप पर इल्ज़ाम है या दरगाह के दूसरे ट्रस्टियान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने यहाँ पर जो ख़वातीन के लिए बैतुल खला है उसको तोड़कर जो है वहाँ पर बंगला बना रहे हैं आप? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, दरगाह की एक प्रॉपर्टी है जिसका प्रॉपर्टी कार्ड नंबर 1080 है और यहाँ का माहौल ऐसा है यहाँ दरगाह का कि ये एक दरगाह मुल्ले के अंदर एक रेसिडेंस एरिया में ये दरगाह शरीफ है और यहाँ जगह की बहुत ही किल्लत है। यहाँ हम इनफैक्ट हमारे को भी ऐसा है, यहाँ अभी बीएमसी ने यहाँ से 10 मीटर दूर एक शौचालय बनाया है, दूसरा यहाँ से 12 मीटर दूर एक दूसरा शौचालय है और एक और हमारी कमेटी ने एक लेटर लिखा है यहाँ की लोकल कॉर्पोरेटर शीतल गंभीर जी से, ताकि वो भी एक मुद्दा उठावे इसका और एक हमारे को एक और चीज़ करके देवे कि एक स्पेशल लेडीज़ टॉयलेट यहाँ लगभग 10 मीटर के अंदर अगर बना के वो देते तो और सहूलत बढ़ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हमको नई फ़िक्र है इसकी, हमारे को भी फ़िक्र है कि भाई होना चाहिए। दरगाह शरीफ के अंदर तारत खाना ये सब हो नहीं सकता है क्योंकि जगह की किल्लत है एकदम और एक रेसिडेंशियल एरिया है, तो वो हिसाब से हमने खुद ने गवर्नमेंट से मांग रखी कि हमारे को यहाँ मिलना चाहिए। तो सर ऐसी की आवाज़ है कि सामने आज से 2003 में लिखता है कि आपके मतलब जो है यहाँ के पूरे इमामों पर, यहाँ के खादिमों पर इतना दबदबा है आपका कि आप किसी की सुनते नहीं हैं, आप उनको धमकियाँ देते हैं और छोटा शकील से धमकियाँ दिलाते हैं। 2003 की बात है, लेकिन ये आज उछाला जा रहा है, क्या बात है? ऐसी क्या बात है? क्या ये कब का मामला है? ये 2003 में अभी आज का ऐसा माहौल हो गया है कि कोई भी आदमी को अगर डिस्टर्ब करना है तो उनको बता दो कि डी कंपनी का लिंक है या छोटा शकील का उसका लिंक है। 2003 में भी हमारे यहाँ एक इमाम थे जो उन्होंने मस्जिद में कब्ज़ा कर लिया था और उन्होंने ये भी बताया कि सारी मस्जिद की प्रॉपर्टी हमारे पे आएंगी, तो उसमें हमारे ट्रस्ट ने, बिकॉज ये ट्रस्ट की जगह है माहिम दरगाह की और उन्होंने उसके ऊपर कब्ज़ा करके रखा था, तो उनसे हमने रब्ता किया और उनको बताया कि भाई ये सही नहीं है, शरीयतन भी सही नहीं है और इंसानियत के तौर पे भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने एक एलिगेशन लगाया था, एलिगेशन की पूरी इंक्वायरी हुई थी और इंक्वायरी में क्लीन हो गया कि उनका एलिगेशन फॉल्स है। गवर्नमेंट ने पूरी रिपोर्ट बनाई है उसकी, और क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ क्या होता है कि पहले इन्होंने ऐसा कर दिया, पेपर में आ गया, उसके बाद में पेपर वाले ने भी माफ़ी मांग लिया और कोर्ट से भी आदमी बरी हो गया। तो प्रॉब्लम ये है कि ये लोग पहले जाके एलिगेशन करते, न्यूज़ में देते और उसके बाद में जब इंक्वायरी होती है तो कुछ भी नहीं निकलता है और ये चीज़ फिर उसको रिपीट करते रहते। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो गलत था उसके लिए आज भी हम लोग उसके लिए खड़े रहेंगे कि अगर गलत है तो उसको भी हम लोग आज रोकेंगे। नहीं सर, आज फिर आपको दोबारा सफाई देनी पड़े नहीं इस बात की। 2003 का मामला है, आज 2021 है, तकरीबन 18 साल हो गए, फिर भी लोग को इस मामले को उठा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग को कोई भी तरीके की अगर कंप्लेन है, जैसा आज हमारी गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसी है, पुलिस की एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उनको ये मालूम होगा कि भाई कौन सा आदमी आज क्या चीज़ गलत करता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करोड़ों एहसान है क्योंकि मखदूम शाहबा के साये में और सदक़े में यहाँ लोग आते हैं, उन मुरादमंद, उसमें पुलिस कमिश्नर्स भी आते, तो वो अगर ऐसा कुछ हो तो वो राब्ता भी नहीं रखे इधर, तो उनको भी मालूम है वो किससे मिलते हैं। या मिनिस्टर्स आते, फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं हमारे पास, तो ये आज की गूगल का टाइम है, चेक करते हैं, मालूम पड़ जाता है कौन क्या चीज़ है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास पूरी डिटेल रिपोर्ट है कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो दरगाह का नाम डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जो एक इंडिविजुअल डैमेज करना चाहते हैं, बट पूरे जनरलाइज रिपोर्टर्स ऐसे नहीं है, बट कुछ रिपोर्टर्स ऐसे हैं जो सारे रिपोर्टर्स का नाम ख़राब करना चाहते हैं। सर आप तो बताते हैं कि आपने औकाफ की ज़मीनों पे कब्ज़ा किया है, जायदादों पे कब्ज़ा किया है आपने, तो ये जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं यकीनन उनके पास भी कुछ ना कुछ तो सबूत होगा ना इसका। एक भी अगर वो सबूत बता देवे तो मैं बॉम्बे में नहीं रहूँगा। तो सोहेल घनवानी साहब बिल्कुल दावा कर रहे हैं इस बात का, डंके की चोट पर। डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, मखदूम शाहबा की ऑफिस में बोल रहा हूँ कि एक भी आदमी बता देवे कि ये आदमी ने इतना गलत किया है कि वक़्फ़ की जगह लिया है या कुछ किया है, जैसा मालूम पड़ेगा वो दिन मैं यहाँ से बॉम्बे छोड़ के जाने को तैयार हूँ। चलिए, ये और एक रिक्वेस्ट करूँगा आपके
माध्यम से, आपके चैनल से, कि एक और चीज़ आप देख लें कि कौन सा प्रेस लिखता है उसके बारे में, वो प्रेस को इन्फॉर्मेशन कौन दिखता है, उसका बैकग्राउंड ज़रा आप चेक करें और उसके बाद में फिर बात करें। जी हाँ, कुछ लोग हैं जो हमारे सामने हैं जो आप पर इस तरह की तनकीदें कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ तक आना पड़ा। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन लोगों, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ये पब्लिसिटी की भी कहीं ना कहीं मामला होता है कि भाई हमारी कुछ पब्लिसिटी हो जाए। नहीं, आपने राइटली कहा कि दरगाह के प्लेटफॉर्म पे, हाजी अली के प्लेटफॉर्म पे, माहिम दरगाह के प्लेटफॉर्म पे या सुहेल खंडवानी का नाम लेके हमारा माइलेज कितना हुआ, मेरा उनको जवाब देने का मकसद यही नहीं था। क्यों मैंने जवाब नहीं देता हूँ, बिकॉज उनको एक पब्लिसिटी चाहिए ये हमारे प्लेटफॉर्म से। सेकेंडली, अगर किसको कोई भी तकलीफ़ होती है तो हमारे पास एजेंसीज़ है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, पुलिस डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसके बाद में कोर्ट है। आज भी बता रहे कि बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व है, दाऊद से लिंक है, तो कोर्ट में जाके अगर वो एविडेंस देवे तो डेफिनेटली कोर्ट कुछ उसका एक्शन लेगी, बट उनके पास एकदम खोखले हैं वो, और ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सुहेल खंडवानी साहब, आपके पास इतना पैसा है और हम तो देखते हैं कि पूरा रिश्वत का बाजार गर्म है। जहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे लोग हैं तो कुछ रिश्वतखोर भी है ना, तो आप तो पैसा देके दबा देते हैं पूरे मामले को। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट का ऐसा है कि पुलिस डिपार्टमेंट जब तक के सही जानकारी आपको नहीं मिलेगी उसको, पुलिस डिपार्टमेंट को, जब तक कि वो एक्शन नहीं लेगी। तो राइट एविडेंस, एक एविडेंस, आप मेरे सामने बैठो, आप मेरे को एक एविडेंस बताओ कि मैंने दाऊद से मेरे लिंक है, या माहिम दरगाह पे दाऊद का साया है, या वक़फ़ की प्रॉपर्टी का है, या जो जगह है लेडीज़ के लिए जो बनाने की है टॉयलेट, उसकी कौन सी जगह मेरे पास है, या वक़फ़ प्रॉपर्टी कौन सी। एक एविडेंस आप बताइए, अब सामने बैठा हूँ मैं आपके। नहीं, हमारे इल्ज़ाम नहीं है, ये तो लोगों के इल्ज़ाम है। आपके थ्रू आ रहे हैं ये क्वेश्चन, तो इसके लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चन भी करें तो मेरे को सामने पेपर रख के पूछते तो और इजी होता। ये इल्ज़ाम लोगों के हैं, प्रेस वालों के हैं, तो हम तो आपसे जानना चाह रहे हैं। बाकी उन लोगों से भी हम पूछना चाहेंगे कि भाई अगर आपके पास कोई सबूत है तो बताइए, हम जाएंगे उनके पास भी, कोशिश ज़रूर आपको जाना चाहिए, और जो एविडेंस है आपको लेना चाहिए उनसे जी, और उसके ऊपर भी क्लेरिफिकेशन कर। चलिए आते हैं कुछ महाराष्ट्र के मौजूदा हालात पर। बकरा ईद अनकरीब है। हमारे उलमा कराम ने, हमारे ज़िम्मेदारान ने, दानिशुरान ने और मिली समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने इस मौके पर हुकूमत से ये गुहार लगाई कि हमें बकरा ईद के मौके पर जो है कुर्बानी करने की कुछ थोड़ी छूट दी जाए, पूरी गाइडलाइन का इस्तेमाल करते हुए। उसमें हम ये जानते हैं कि सुहेल खंडवानी साहब ने भी हुकूमत को लेटर लिखा, उनसे बात की कि हमें माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह को जो है खोलने की इजाज़त दी जाए, और कुर्बानी के ताल्लुक से भी आपने हुकूमत से बात की। लेकिन आज जो खबर आई है, गाइडलाइन आई है कि रस्मी कुर्बानी की जाए, कुर्बानी जो है रस्मन की जाए, जिस तरह पिछले साल हुई थी उसी तरह वही सारे कानून आज भी नाफिज किए गए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हमने भी लेटर लिखा है गवर्नमेंट को कि दरगाह शरीफ जो है वो कुछ हद तक खुलनी चाहिए, 50% तक, क्योंकि आज हमारे पास कोई कोविड-19 का क्योर नहीं है, और खाली हमारे पास दो चीज़ें, एक तो प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन के तौर पे जो हम ले सकते हैं वो एक वैक्सीन ले सकते हैं और दूसरा एक दुआ कर सकते हैं। जैसा आपने कल्चरल सेंटर्स आपने 50% पे खोल दिया है, वेडिंग्स को कुछ परमिशंस आपने दिया है, पॉलिटिकल रैलीज़ को आपने कुछ परमिशंस दिया है सर्टन एरियाज़ में, तो वो तरीके से मस्जिद दरगाह और नॉट ओनली मस्जिद दरगाह बल्कि दूसरे रिलीजियस प्लेसेस भी, सब मंदिर है या कुछ भी है, उनको एक साथ में, क्यों हमारा एक प्लेटफॉर्म ह्यूमैनिटी का है तो मैं सब रिलीजन के लिए बात करूँगा कि उसको एक 50% उसके लिए खोलना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक कि कुर्बानी की बात है, उसके लिए भी हमने लेटर लिखा है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को कि जो गाड़ियाँ आती है बकरे की उसके लिए सहूलत होना चाहिए। बट ये आज की जो गाइडलाइंस आई है कि वर्चुअल आप वो करो, ये वर्चुअल तो मेरे को कोई डिक्शनरी में मिला नहीं वर्ड के वर्चुअल कुर्बानी कैसा होना चाहिए। बट ठीक है, गवर्नमेंट भी हमारे लिए बहुत कंसर्न है, और क्योंकि हम लोग इसमें इतना प्रेस क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज हमारा जो प्लेटफॉर्म है हमारे लिए भी एक ह्यूमन लाइफ जो है वो एक पैरामाउंट इंपॉर्टेंस पे लोगों की, तो कल ऐसा नहीं हो कि भाई हमारी तरफ से किसको तकलीफ़ हो, तो इसके लिए हम उसको एकदम प्रेस नहीं करते। हमारे एक ओपिनियन या हमारा जो सजेशंस है हम गवर्नमेंट को देते, फिर उसके बाद में खैर गवर्नमेंट भी देख रही है कि क्या करना चाहिए, वो भी हमारे लिए कंसर्न है। तो वी आर जस्ट अवेटिंग कि उसको कैसा गवर्नमेंट रिलैक्स कर सकती है। नहीं सुहेल साहब, हम देख रहे हैं कि पूरे सियासी जो गैदरिंग हो रही है, फंक्शन हो रहे हैं, और सभी पार्टियाँ कर रही, बर्थडे भी मनाई जा रही है, सालगिरह मनाई जा रही है नेताओं की, वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा है, ये सब हो रहा है। तो बाकी हमें सिर्फ ईद के मौके पर या दरगाह में जिस तरह से आप कह रहे हैं
के पूरी पाबंदी के साथ में और सारा जो नियम है उनको पालन करते हुए 50% दिया, तो क्यों नहीं दे रहे लोग, क्या लगता है? ज़रूर मिलना चाहिए। अभी वो उनका कंसर्न है कि भाई हम इसको ज़्यादा फैलाना नहीं चाहते बीमारी को, क्योंकि अभी तक कोई हमारे पास 1 टैबलेट क्योर नहीं है और 100% हमारे पास अभी वैक्सीन हर्डेड कम्युनिटी हुई नहीं है। जी, यानी हार्डली कुछ परसेंटेज वैक्सीन का हुआ है, 25 या 30% ही हुआ है वैक्सीन का। जब तक ये 100% वैक्सीनेटेड हर्डेड कम्युनिटी नहीं होगी, जब तक कि इसको डिफ़िकल्ट होगा, ये गवर्नमेंट का बोलने का है। जी। मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिले रोज़गार में और तालीम में, आपको क्या दिक्कत है? आप बोलते नहीं मिलेगा, आपने ऐसा ये बयान दिया कि ये नहीं मिलेगा 5%। ये 5% मेहनत कर रहे हैं। 5% जो रिजर्वेशन है, ये मेरे हिसाब से जो मेरी नॉलेज है, जिसका मैंने अंडरस्टैंडिंग पूरा किया हूँ और काउंसिल्स लोग से ओपिनियन लिया हूँ, ये 5% की जो बात निकलती है रिजर्वेशन की, ये एक पॉलिटिकल लॉलीपॉप है। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर बराबर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 50% रिजर्वेशन ओवरऑल मिलना चाहिए, 51% भी मिल नहीं सकता है। 50% में आपके पास ओबीसी भी है, शेड्यूल ट्राइब भी है और शेड्यूल कास्ट भी है। जी। वो जो ओबीसी है उसमें से हमारे को हमारे रिजर्वेशन हमारे को मिल सकता है, जो कि 5% से ज़्यादा क्रॉस हो सकता है। और यूजुअली रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रिलीजन बेस नहीं है, ये क्लास बेस है, इकोनॉमिक के ऊपर आपको रिजर्वेशन मिल सकता है। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा इसके ऊपर स्टडी करें और उसके बाद में ये बताए कि भाई ये 5% की जो आज लेटेस्ट जो मामला आया, जो मराठा आरक्षण के लिए जो कोर्ट ने स्टे दिया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया और यही बताया है कि भाई 50% के ऊपर आपको मिल नहीं सकता है। जी। तो अपनी कोई जो भी मुद्दा लो तो उसको थोड़ा स्टडी करके बात करो। ठीक है, कुछ लोग इसमें अग्री नहीं होंगे क्योंकि मुसलमानों की बात आती है 5% हमारे को चाहिए, बट जो चीज़ नहीं मिल सकती है उससे बेटर हम बात करें कि 50% जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको गवर्नमेंट ईज करे हुए और वो हमारे को दिए और उसको यूज़र फ्रेंडली करे। नहीं सर, ये 50% जो रिजर्वेशन दिया गया है, ये तो फिर ऐसा होगा कि अगर आप उसमें से मांगते हैं मुसलमानों के लिए, तो ये तो ऐसी बात होगी कि दूसरों का हक मारा जाएगा, जैसे ओबीसी है, बाकी दूसरे जो और लोग हैं जिनको रिजर्वेशन दिया गया है उसमें से लेना पड़ेगा, तो वो नाराज़ हो जाएंगे। इसमें ओबीसी में अब एक चीज़ एकदम क्लैरिटी में है कि रिजर्वेशन जो है वो रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन जो है वो क्लास बेस्ड रिजर्वेशन है। क्लास में आपका इकोनॉमिक क्लास आता है, फिर उसके हिसाब से आपको एजुकेशन रिजर्वेशन मिलते हैं और सब मिलते हैं। तो हमारा जो ओबीसी कोटा में जैसे अंसारी आते, कुरैशी आते, काफ़ी मुस्लिम ग्रुप्स उसमें आते जो 15-17% के ऊपर पहुंच जाते ओवरऑल। तो ये 5% मांगना जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो सही नहीं है। एक ही मेरे से लोगों से एक सजेशन दूंगा मैं उनको और एक अपील भी करूंगा कि जो 50% जो ऑलरेडी कोटा में है, जो सबके लिए है, ओबीसी के लिए, क्लास के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से नहीं, उसको गवर्नमेंट के पास जाके उसको इम्प्लीमेंट करा के उसको यूजर फ्रेंडली करावे तो उसमें हर कम्युनिटी को फायदा होगा। तो उसमें भला हो सकता है मुसलमानों का? ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा भला हो सकता है। अच्छा, चलिए आइए अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सोले खनवानी साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से यूपी में जो आज हालात हैं, मुसलमानों के ऊपर बेइंतहा जुल्म किया जा रहा है, बीच में जो है काफ़ी मॉब लिंचिंग के फिर से वाक़यात शुरू हो गए। आखिर क्या वजह है कि मुसलमानों के जो लीडरान हैं या नेता हैं वो इतने कमज़ोर साबित हो रहे हैं कि आवाज़ नहीं उठा सकते? क्या वजह है आखिर? क्या देखिए, ये काफ़ी चीज़ सुने जा रही है अभी न्यूज़ में लिंचिंग के बारे में, स्पेशली ये यूपी के तरफ अगर आप देखो तो काफ़ी ऐसी न्यूज़ आ रही है विच इज़ हार्ड बर्निंग। मैं तो खाली एक ही चीज़ बोलूँगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यूसली ये स्क्रैच हो रहा है, हमारे डेमोक्रेटिक जो राइट्स है वो हमारे से सीज़ होने ही कर रहे, और कुछ जगहों पे ऐसा लग रहा है कि मुसलमान जो है ना वो सेकेंड सिटीज़न के तौर पे देखे जा रहे हैं। बट अगर हम हमारे हिसाब से फर्म रहेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन का पिलर्स अगर पकड़ के रहेंगे, हम इक्वल सिटीज़न हैं, हम डेमोक्रेसी को स्क्रैच नहीं होने देंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को ब्लीड होने नहीं देंगे और हमारे इक्वल राइट्स एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री एंजॉय करेंगे। अगर वो फर्मनेस अगर आ जावे तो आई डोंट थिंक कुछ ऐसा इशू आने का है। बट अभी अनफॉर्चुनेटली जो हो रहा है, मसाजिद पर हमले हो रहे हैं, मसाजिद शहीद की जा रही है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट जो हो रहा है। और इसमें खाली ये बताऊंगा कि ये बहुत गलत चीज़ है जो हो रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी इसको कैसा रोका जाए ये हमारे को इस पर गौर तलब करना चाहिए। जैसे कि आपने आइन की बात की कि आइन को, पिलर को मजबूत करना चाहिए। हमारा कानून तो मजबूत है, आरएसएस और इस
आपके हुक्म पर चलने वाली सरकार, बीजेपी सरकार, वो आइन को ही तो बदलना चाहती है सर। अभी कुछ लोगों का माइंडसेट है कि भाई इधर इसको हिंदुस्तान को जो है वो हिंदू राज करना है, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कभी ऐसा इजाज़त देता ही नहीं है। मेरे को नहीं लगता इतना इजी है, लेकिन अगर हर इंडिविजुअल एक इनकलाब बना के अगर बात करे और वो ये नहीं सोचे कि भाई मेरा क्या होगा, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी तकलीफ़ आगे आ सकती है। अगर हमारा दिल अगर खुद का अगर मुर्दा अगर होगा तो ये वही बात आ जाएगी जो 1920 में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कैपिटलाइजिंग की तरफ चले जाएंगे। और आज हमारी पर कैपिटा इनकम भी आज बांग्लादेश से नीचे हो गई है। हर जगह हमारे को नॉट ओनली मेडिकल इश्यूज़ आएंगे, नॉट ओनली एजुकेशन इश्यूज़ आएंगे, नॉट ओनली इकोनॉमिक इश्यूज़ आएंगे, बल्कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हमारे को फेस करना पड़ेगा। तो इसमें मैं बहुत स्ट्रांगली बोलूँगा कि हमारे को एक यूनिटी का प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। सर यूनिटी तो नज़र नहीं आ रही ना सियासत में नज़र आ रही है, ना पार्टियों की नज़र आ रही है। जो अपोजिशन पार्टियां वो भी कमज़ोर साबित हो रही है। कि हम ये देख रहे हैं कि जो आने वाला 2024 का इलेक्शन है, मरकज़ी सरकार जहां पर 2024 के लिए ये लोग पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले 2022 इनके लिए एक इम्तिहान है। एक तरह से प्रैक्टिकल ये करने जा रहे हैं कि 2022 के लिए हम कैसे माहौल बनाएं, और 2022 अगर यूपी में जीतते हैं तो 2024 इनके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि यूपी के अंदर जितनी पार्टियां हैं वो सब अपना अपना बिगुल बजा रही है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो। कांग्रेस ने तो अपना बिल्कुल ही वहाँ पर एक तरह से ज़मीन ही खो चुके हैं, वो लोग अपनी ज़मीन तलाश कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन उसी उसमें जो है MIM जो है, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी जो है, वो ये कह रही है कि हम यूपी में 100 उम्मीदवार उतारेंगे। तो क्या हालात होंगे फिर? स्ट्रैटेजिकली बहुत ख़राब है ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। बट क्या है कि सिंस मैं पॉलिटिक्स को स्टडी करता हूँ, बट मैं पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं तो खाली एक ही मैसेज हमेशा देते रहूँगा कि एक यूनिटी का प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत है, और अपने आप को बांटने में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी सही कहा आपने। हमने ये देखा कि आप सियासी बयान बहुत कम देते हैं, सोचते हैं। यकीनन आपके ताल्लुकात हर जगह है तो आप बना के रखते हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं है। बात तो खुल के होनी चाहिए कि आखिर क्या है। अगर ये पार्टियाँ इस तरह से करेंगी, चाहे वो असदुद्दीन अवैसी हो या हमारी मुसलमानों की वहाँ पार्टियाँ हों, उनको आप पैगाम तो अपने तौर पर दे सकते हैं कि आपको क्या करना है। मैं पैगाम यही दे रहा हूँ और अपील भी यही कर रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट आज हमारे को हमारा यूनिटी का प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो एक वर्ड में पूरा समअप हो जाता है, और ये मैसेज अगर उनके ऊपर प्रिवेल करे तो इंशाल्लाह आई थिंक आगे सब चीज़ सही बेहतर हो सकता है। जी चलिए सोहेल साहब, आपसे काफ़ी गुफ्तगू हुई, काफ़ी बातें हुई और आपने खुल के अपनी बातें रखी। वैसे एक बात हमारे जो जहन में थी वो रह गई कि माहिम दरगाह के बाद बाहर जो आपने पूरा साम्राज्य सजा के रखा है, पूरा जहाज आप पे चलता है। बताते हैं कि यहाँ भी आपका इन्वॉल्वमेंट है, सारे जो डेग वगैरह बनते हैं, जो ये दुकानदार हैं, यहाँ से भी भरपूर हफ्ता आता है, बहुत ज़्यादा हफ्ता आता है आपको। इधर कोई हफ्ते की बात नहीं है, यह हमारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट है माहिम दरगाह का, और ISO सर्टिफाइड है। हमारे इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट होते हैं। ये जितनी भी जो दुकान है सब अपने अपने इंडिपेंडेंट वो लोग की दुकान है। माहिम दरगाह से कुछ कंसर्न नहीं है, ना सुहेल खंडवानी से कंसर्न है, और दरगाह का निज़ाम जो है एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट पे चलता है। जब देश का वित्त मंत्री या उनको बंद करना नहीं आता, हमने देश की आज़ादी के लिए किया था, हमें देश की आज़ादी को बचाने देश के किसानों की भी जान जाने लगी। ये तो इंशाल्लाह सियासत में भी कदम रखा जाएगा।